हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, कल से हम लोग हिंदी भाषा और विकास चैप्टर पढ़ना शुरू किए हैं, जिसमें कि हमारा टारगेट है कि 200 से 250 क्वेश्चन लाना। वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो कल हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे, तो आज फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया था। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप स्पष्ट और सुव्यवस्थित जो करने का काम किया था वह किसने किया था। तो ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, भोज, हेमचंद्र और दामोदर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हेमचंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8 है या 10 है या 12 है या 11 है। तो अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वह मानी गई है 10। ठीक है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या जो मानी गई है वह मानी गई है 10 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का क्या आधार है? रूप रचना है या ध्वनि है, इतिहास है या अर्थ है। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार जो है वह है इतिहास। ठीक है। इतिहास के आधार पर ही भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यानी कि निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के कवि थे या 9वीं शताब्दी के कवि थे या फिर 10वीं शताब्दी के कवि थे या फिर 11वीं शताब्दी के कवि थे। तो पुष्पदंत जो थे कवि वह थे 10वीं शताब्दी के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुअम चरियो किनकी रचना है। तो यह क्वेश्चन है, तो यह किसकी है? अहदमान की है। अहदमान को अब्दुल रहमान भी बोलते हैं। ठीक है। और विद्यापति की है या फिर चंद्रवरदाई की है या फिर स्वयंभू की है। तो यह किसकी रचना है? पुअम चरियो। ये कई बार नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह जो रचना है स्वयंभू की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। पहाड़ी जो है एक भाषा है, तो हिंदी उपभाषा का विकास जो है अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो खस में हुआ है या फिर अर्धमागधी में हुआ है या फिर मागधी में हुआ है या फिर प्राचंड में हुआ है। तो किस में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, खस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश भेदों का जो उल्लेख मिलता है, तो कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है या 5 मिलता है। तो इसमें जो मिलता है ना, 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 3 भेद कौन कौन से हैं? नागर हैं, उपनागर हैं और ब्राचंड हैं। और ये प्राकृत सर्वस्व किनकी रचना है? तो यह जो रचना है मार्कंडेय जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। तो अपभ्रंश शब्द का विकास जो है निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? अपभ्रष्ट में हुआ है या अवहट में हुआ है या फिर अभहंस में हुआ है या फिर अभीरी में हुआ है। तो अपभ्रंश शब्द का विकास जो है निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अभहंस। ठीक है। अपभ्रंश शब्द का विकास जो हुआ है वह अभहंस से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रष्ट शब्द का विकास किस रूप में हुआ है। अभी ऊपर था क्वेश्चन कि अपभ्रंश शब्द का विकास किस रूप में हुआ है, अब है अपभ्रष्ट। अपभ्रंश अलग है और अपभ्रष्ट ये अलग है। ठीक है। तो अपभ्रष्ट शब्द का विकास किस रूप में हुआ है? अपभ्रंश में हुआ है या फिर अभहंस में हुआ है या फिर देसी भाषा में हुआ है या फिर अवहट में हुआ है। तो अपभ्रष्ट शब्द का विकास जो हुआ है वह हुआ है अवहट में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और वहीं अगर अपभ्रंश शब्द का विकास जो पूछा गया है तो किस में हुआ है, तो इसका विकास हुआ है अवहंस में। ठीक है। और दोनों जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है ऐसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। स्वयंभू की रचना है रामायण, उसमें उन्होंने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? अवहत किया है या फिर अपभ्रष्ट किया है या फिर अपभ्रंश किया है या फिर अभिरोक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा
अवहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अवहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। तो महाकवि कालिदास के ये चारों ग्रंथ उन्हीं के हैं। तो किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ अंश मिलते हैं या फिर कुछ छंद मिलते हैं। रघुवंश में मिलते हैं या फिर विक्रमोर्वशीय में मिलते हैं या फिर मेघदूतम में या फिर अभिज्ञान शकुंतलम में। तो किस में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, विक्रमोर्वशीय में। ठीक है, इसी में मिलता है अपभ्रंश के कुछ छंद, चतुर्थ अंक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा गया है किसी के द्वारा। तो किसने कहा है। डांडी ने कहा है या फिर भरतमुनि ने कहा है या फिर पतंजलि ने कहा या फिर पुष्पदंत ने। तो किसने कहा है। तो यह जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है, अपभ्रंश को आभीरी की भाषा। तो यह जो कहा गया है डांडी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया। भाषा विशेष के अर्थ में जो है सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया था, हेमचंद्र ने किया था या फिर चंद ने किया था या फिर स्वयंभू या फिर सरप्पा। तो भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था चंड कवि के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, चंड कवि। और इन्होंने अपनी रचना प्राकृत पैलगम में ही इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण इनमें से कौन है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण इनमें से कौन है। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर पंडित, हेमचंद्र और स्वयंभू। तो कौन है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र। ठीक है, सबसे बड़ा अपभ्रंश का जो व्याकरण है यही है, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर एक पुराण है जिसमें कि अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश भाषा के लिए शब्द का प्रयोग तो ऑप्शन है अवहत, अवहट, अवहंस और अपभ्रष्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अपभ्रष्ट। अपभ्रंश के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है अपभ्रष्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। ग्रेशन ने माना है या फिर कीथ ने माना है या फिर याकोबी या फिर अपभ्रष्ट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रिएशन। ग्रिएशन ने अपभ्रंश को देश का भाषा माना है, यानी कि देश भाषा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। तो ऐसे कौन से विद्वान हैं। अभी पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। तो वो ग्रेशन थे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश को ऐसे कौन से विद्वान थे जो देश भाषा नहीं मानते थे कि अपभ्रंश जो है देश की भाषा है। तो कौन थे। पिसेल थे या फिर याकोबी थे या फिर भंडाकर या फिर बुलनर। तो कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याकोबी। इन्होंने जो क्या किया था, अपभ्रंश को देश की भाषा नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं नेट में। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कुबलय माला कहा, ये किनकी रचना है। दूसरा है महापुराण, तीसरा है परमचूरी और संदेश रासक। इसको सही सही मिलान करना है। तो सबसे पहले तो इसमें सभी जानते होंगे कि परमचूरी जो है यह किनकी रचना है। तो यह जो रचना है स्वयंभू की रचना है। सबसे पहले इसको मिला देंगे, ठीक है, ये तो सबको आता होगा। उसके बाद है कि संदेश रासक किसकी रचना है। तो संदेश रासक किसकी रचना है, कल बताया गया है। संदेश रासक जो है अहदमान की रचना है। ब्रैकेट में मैंने यहाँ अब्दुल रहमान लिख दिया है, इनका नाम अब्दुल रहमान भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आप दो देख लीजिए कि किस में मिल रहा है। तो सी का है एक, सी का देख लीजिए किस में एक है, इसमें एक दिख रहा है। उसके बाद क्या है डी का एक कहाँ दिख रहा है, डी का एक इसमें दिख रहा है। तो यही हो सकता है, हाँ यही होगा। कुबलय माला कहा है किसकी रचना है। तो यह रचना है उद्योतन की, ठीक है। उसके बाद महापुराण किसकी रचना है। तो महापुराण है पुष्पदंत की। और परमचूरी किसकी रचना है। तो यह स्वयंभू की रचना है। उसके बाद संदेश रासक किसकी रचना है। तो अब्दुल रहमान की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी या सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य देशीय या शौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मानी गई है। मध्य देशीय या शौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मानी गई है। पहला ऑप्शन है परिनिष्ठित भाषा, दूसरा है कृत्रिम भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है उपभाषा। तो कौन सी भाषा मानी गई है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया था। तो ऑप्शन है डॉक्टर पिसेल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर गिरीशन, तीसरा है डॉक्टर याकोबी, चौथा है डॉक्टर मैक्स मूलर। तो किसने किया था इसका संपादन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा सी, डॉक्टर याकोबी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। पूअम चरियु है, या फिर अनाथ संधि है, या फिर संदेश राशक है, या फिर भविष्यत कहा है। तो अपभ्रंश का प्रथम महाप्रबंध काव्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, भविष्यत कहा। ठीक है, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य जो है भविष्यत कहा को ही माना गया है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, बहुत कम ही देखते हो। किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट। 10 मिनट का तो वीडियो रहता भी नहीं है, 10 से 11 मिनट के अंदर ही रहता है। तो किसी ने 2-2 मिनट ऐसे करके देखा है, क्योंकि जो लोग जितना वीडियो देखते हैं हमारे वीडियो को, सब मुझे पता चलता है कि कौन कितना देखता है। तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, इसका लाभ उठाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं किस लिए वीडियो बनाऊँगी, तो मेहनत क्यों करना। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।